घरेलू हिंसा के केस में जो आपकी पत्नी है वो आपके माँ, पिता, भाई, बहन, नाते रिश्तेदार इनको घरेलू हिंसा में आरोपी बना देती है। लेकिन कोर्ट क्या करती है कि जैसे ही वो प्रार्थना पत्र दाखिल होता है तो एक डीपीओ रिपोर्ट मंगाई जाती है। डीपीओ रिपोर्ट मंगाने के साथ साथ पति पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनको तलब कर दिया जाता है। अब सामने विपदा ये आती है कि हम अब इनको कैसे निकालें। डीपीओ जो होता है ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 5 का वायलेशन करते हुए गलत तरीके से एक पक्षी रूप से एक फॉर्मेट में यस नो करते हुए सबको आरोपी साबित कर देता है। और यह साबित करने की कोशिश करता है कि सब लोगों ने मिलके, यानी जो पति परिवार के जो लोग हैं, पति है, उसने मिलकर उस महिला के साथ में घरेलू हिंसा की है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर आपकी पत्नी ने आपके परिवार वालों के नाम अगर दर्ज करा दिए हैं तो आपको उनके नाम कैसे निकलवाने हैं। आज हम इस संबंध में आज आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कि लोग जानकारियां प्राप्त कर सकें और अपने केस में अपना बचाव कर सकें। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद आपको बहुत फायदा भी पहुंचा सकता है अगर आप सही तरीके से अगर चीज़ों को अमल में लाए और अपने केसों में अगर आपने स्टडी की तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आमतौर पर देखा गया कि घरेलू हिंसा के केस में जो आपकी पत्नी है वो आपके माँ, पिता, भाई, बहन, नाते रिश्तेदार इनको घरेलू हिंसा में आरोपी बना देती है। लेकिन कोर्ट क्या करती है कि जैसे ही वो प्रार्थना पत्र दाखिल होता है तो एक डीपीओ रिपोर्ट मंगाई जाती है। डीपीओ रिपोर्ट मंगाने के साथ साथ पति पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनको तलब कर दिया जाता है। अब सामने विपदा ये आती है कि हम अब इनको कैसे निकालें। डीपीओ जो होता है ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 5 का वायलेशन करते हुए गलत तरीके से एक पक्षी रूप से एक फॉर्मेट में यस नो करते हुए सबको आरोपी साबित कर देता है। और यह साबित करने की कोशिश करता है कि सब लोगों ने मिलके, यानी जो पति परिवार के जो लोग हैं, पति है, उसने मिलकर उस महिला के साथ में घरेलू हिंसा की है। और उसी के आधार पे पूरा का पूरा केस चल जाता है। अब इसमें कैसे बचाना है? जैसे ही कोर्ट ने आपके खिलाफ संज्ञान लिया, आपको नोटिस भेजा तो मैंने बताया था कि जैसे कि आप लोगों की टेंडेंसी रहती ना कि आज मेरे पास सम्मन आ गया है, आज सम्मन नहीं लेंगे, परेशान करेंगे। तो जैसे सम्मन की डेट आ जाए ना, जिस दिन सम्मन रिसीव हो गया, जिस दिन सम्मन का आदेश हुआ और सम्मन रिसीव हो गया, उसके अगर 30 दिन के अंदर अगर आपने उस सम्मन को चैलेंज कर दिया उस डीपी रिपोर्ट आधार पर, अपील फाइल कर दी 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, आज मेरे पास नोटिस आ गया, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखा देता है, वापस कर देता है, वापस हो जाता है, फिर इंतजार करते हैं, फिर नोटिस आएगा। और लोगों को ये सलाह भी दी जाती है, एक टेंडेंसी है लोगों से ये बोला जाता है, नहीं भाई मेंटेनेंस यार, किसी 125 का नोटिस आ गया ना, नोटिस मत लेना भाई, अभी नोटिस मत लेना। इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का जब भी कोई नोटिस आता है पूरे परिवार वालों के खिलाफ में ना, तो लोग सलाह यही देते हैं, भाई नोटिस मत लेना, अभी परेशान होने दो उसको। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं कि जिस दिन कोर्ट ने सम्मन का आदेश किया ना, हम लोग उस सम्मन आदेश के खिलाफ में अपील फाइल नहीं करते। टेक्निकल ग्राउंड क्या है कि अदालत एक तरफ डीपीओ रिपोर्ट मंगाती है और दूसरी तरफ सम्मन जारी कर देती है, जबकि प्रोसीजर ये कहता है कि डीपीओ रिपोर्ट देखने के बाद अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उन्हीं लोगों को नोटिस जारी करना चाहिए जिन लोगों के खिलाफ में घरेलू हिंसा, जिन लोगों ने घरेलू हिंसा की है।
अब डीपीओ रिपोर्ट जो बनाई जाती है ये पूरी तरीके से, जो डीपीओ रिपोर्ट जो बोलते हैं ना, जिसको डीआईआर रिपोर्ट बोलते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं, ये पूरी तरीके से वाइट होती है, एक पक्षीय होती है। तो जब डीपीओ रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो एक कॉपी उसकी थाने में भेजी जाती है और एक कॉपी न्यायालय में भेजी जाती है। और डीपीओ रिपोर्ट में पति परिवार के जितने लोग होते हैं सबको उसमें आरोपी बना दिया जाता है, हाँ भैया इन लोगों ने मिलकर घरेलू हिंसा कारित की है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सम्मन आदेश को चैलेंज नहीं करते हैं, अपील पे नहीं जाते हैं, जबकि हमें अपील पे जाना चाहिए कि साहब ये जो सम्मन, कभी कभार क्या होता है ना कि मजिस्ट्रेट क्या करता है कि सम्मन पहले भेज देता है, बाद में डीपीओ रिपोर्ट तलब होता है। और कई ऐसे मामलों में मैंने देखा है कि सम्मन जारी हो गए और डीपीओ रिपोर्ट बाद में दाखिल हो रही है आगे डीपीओ से बन के। ये गलत प्रोसीजर है। अगर आपके खिलाफ सम्मन आ गए हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में अपर न्यायालय में। दूसरी चीज क्या है, चलो सम्मन भी हो गया, आपने सम्मन अम्मन नहीं लिए, टाइम निकल गया, आपको नुकसान होना है, लड़ते रहिए आप केस, एक पक्षी कार्रवाई होनी है जो भी होनी है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में ना मानसिक रूपता, वो मानसिक और आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना, ये तीनों तरीके की प्रताड़नाएं आती हैं। बहुत मुश्किल होता है मानसिक प्रताड़ना को साबित करना। अब हमें क्या करना चाहिए, डीपीओ रिपोर्ट चलो ठीक है, सम्मन का हमें नहीं मालूम था, हम अपील में नहीं गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भैया नाम कैसे निकलवाए, क्या करना चाहिए। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, इसकी जो प्रोसीडिंग है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल नेचर की है। और क्रिमिनल नेचर की क्यों है, इसलिए है क्योंकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। अगर कोई आदेश हो जाए तो उसका आदेश जो है ना, आदेश को जल्दी से जल्दी कॉम्प्लाइंस करा सके, ताकि कि जिसने केस फाइल किया है उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसमें जो रिलीफ जो मांगे जाते हैं, चाहे सेक्शन 17 के हों, चाहे सेक्शन 18 के हों, 19 के हों, 20 के हों, 22 के हों, ये जो रिलीफ है ये सिविल नेचर के हों, प्रोसीडिंग इसकी क्रिमिनल नेचर की है, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 28 में ये बात कही गई है। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मुकदमा होता है ना, ये एक प्रार्थना पत्र होता है। ये कोई कंप्लेंट केस नहीं है। जब ये कंप्लेंट केस नहीं है तो हमें डिस्चार्ज की तरफ जाना चाहिए। जब संबंध पे हमने कोई अपील नहीं की, चलो ठीक है हमने देरी से ली, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हमें डिस्चार्ज फाइल करना चाहिए। लेकिन डिस्चार्ज किस सेक्शन में करना चाहिए, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है, यहाँ सीआरपीसी 239 के तहत में डिस्चार्ज फाइल करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र है। ये कंप्लेंट केस होता ना तो सीआरपीसी 245 के तहत में जाना होता। तो डिस्चार्ज में जब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे ना उसी अदालत में, तो जो डीपीओ रिपोर्ट जो है और जो सम्मन प्रोसेस है, आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आला माला कुछ भी लिख देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 245 सीआरपीसी के तहत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब कंप्लेंट केस होता है, कंप्लेंट केस के बिहाफ में हमें जब डिस्चार्ज लगानी होती है तो 245 सीआरपीसी के तहत में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रार्थना पत्र है, यहाँ पे हमें 239 सीआरपीसी के तहत। सेशन ट्रायल होता है तो 227 में हमें लगाना होता है सीआरपीसी के तहत। लेकिन ये सेशन ट्रायल नहीं है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है। तो यहाँ पे मैं सीआरपीसी 239 का एप्लीकेशन डिस्चार्ज करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम हटवाने के लिए हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम एज ए कंप्लेंट की तरह हम 245 यूज नहीं कर सकते। अब लोग बोलते हैं कि यार मेरी पत्नी ने यहाँ पे झूठ बोल दिया,
चाहे 125 हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में ना इस चीज के बारे में कहा गया है। आईपीसी सेक्शन 95 जो है ना, वो तुच्छ बातें कुछ चीजों के लिए कहीं बचाव भी करती है। आज दिन तक कभी आपको ये चीजें नहीं बताई होगी। आईपीसी 95 जो है, वो तुच्छ बातें कुछ चीजों के लिए, तुच्छ अपराधों के लिए माफी का प्रावधान करती है। माफी का कैसे? कि उस पे अपराध नहीं बनेगा। अगर छोटा मोटा अगर कोई झूठ बोल दिया है जिससे कि आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो आईपीसी 95 के तहत में ना आप आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते हो। इसलिए सीआरपीसी 340 का जो प्रार्थना पत्र है ना, आमतौर पे खारिज किया जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया, बयानों के आधार पर 340 जो है ना हमेशा खारिज की जाती है। और 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाने के साथ साथ लोग मालूम क्या करते हैं, 195 आईपीसी का सेक्शन लगा देते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं रहता कि आईपीसी सेक्शन 195 जो है ना, वो किस लिए मूव की जाती है। अब बात आती है रजनीश वर्सेस नेहा की। रजनीश वर्सेस नेहा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा। उसकी गाइडलाइंस को अप्लाई किया गया है। उसके कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र शर्मा की जो गाइडलाइंस थी उस पर भरोसा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया रजनीश वर्सेस नेहा पर। गाइडलाइंस जारी करती सिस्टम के लिए, एडवाइजरी जारी करती जो मैंडेटरी है। इसमें जो एफिडेविट जो दिया जा रहा है ना, इसके साथ में इंक्लोजर होना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें एक ऑप्शन आता है, कुसुम शर्मा महेंद्र शर्मा का जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें एक ऑप्शन आता है कि बैंक खाते के डिटेल्स। लेकिन आमतौर पर जो महिलाएं हैं ना, वो अपने बैंक खाते की डिटेल्स जो छुपा देती है, जबकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने पारुल त्यागी गौरव त्यागी के केस में ये कहा है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है ना, उसको स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाइंस करना चाहिए, अन्यथा ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का साफ तरीके से कंटेंट है। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं, निकल सकते हैं। अगर ऐसी जानकारी आप लोगों को चाहिए हो, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोगों के साथ अगर ऐसा ही हुआ है कि आपको बोला गया है कि भैया सम्मन मत लेना, सम्मन मत लेना, सम्मन मत लेना, और आपके खिलाफ में केस चालू हो गया है, पर आपने आगे कोई मूव नहीं कर पाए, आप पूरा मुकदमा हो गया, एक्स पार्टी आदेश भी होने लगे डोमेस्टिक वायलेंस में, उसके बाद में पूरा घर आपका परेशान है। ये मत सोचिए कि केवल आप फंसे हैं, आपकी परिवार भी फंसा हुआ है इसमें। तो सही तरीके से मूव करना है। ये नहीं है कि आज कोई सम्मान आ गया ना, लेना तो पड़ेगा। आज नहीं लोगे कल लोगे, कल नहीं लोगे परसों लोगे, परसों नहीं लोगे तो जब आदेश हो जाएगा तब लोगे। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉल ना करें। मैं डायरेक्ट कॉलों से थोड़ा सा बचता हूँ, थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी है। और कल रात में मैंने 4:30 बजे तक लगभग काम किया। आज पूरे दिन थका थका सा रहा, अदालत में भी गया, जल्दी आ गया लौट के। तो थोड़ा सा हमें भी टाइम दो, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करेंगे, किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और प्रॉपर वे में आए, आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे।